वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी को पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 1 ज्योग्राफी मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 को। आप अपनी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। पार्ट 1 का चारों क्वेश्चंस हैं। इन सब का उत्तर 1 बाय 1 हम लोग देखते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सौर जगत के सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही जीवों का आवास स्थल है। इस कथन की सत्यता की पुष्टि कीजिए। देखिए, सौर जगत में कुल 8 ग्रह हैं। इन सब के बीच सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा स्थान पर है। सौरमंडल में पृथ्वी एक लौता ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व होने के लिए निम्न जिम्मेदार कारणों को समझना जरूरी है। पहला है, देखिए, पृथ्वी का तापमान। सूर्य ग्रहों को तापमान देता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है कि पृथ्वी का तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पृथ्वी का तापमान। ठीक है, दूसरा पॉइंट आगे बढ़िए और देखते हैं हम लोग पृथ्वी की गति। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव है। यदि पृथ्वी पर दैनिक गति नहीं होती तो तापमान काफ़ी बढ़ जाने के कारण से या तापमान एकदम कम हो जाने से जीवन की संभावना ही नहीं हो पाती। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इस कारण आप देख पा रहे हैं कि दोनों गतियों के कारण मानव अपना फसल उत्पन्न करने में सक्षम हो पाता है, कृषि कर पाते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, पृथ्वी का गुरुत्व बल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही जीवन के लिए आवश्यक गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वायुमंडल पर एक निश्चित अनुपात में विद्यमान है। नहीं तो ये गैसें क्या होती, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाते, पृथ्वी पर रहते ही नहीं। देखिए, यहाँ पर इस बात को समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है, एस्केप वेलोसिटी अगर कम होगा तो किसी भी ग्रह पर से वे गैस वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो है क्या, पृथ्वी से किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से बाहर भेजा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल से वह बाहर निकल जाता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर कम किसी भी गैस का इसके वेलोसिटी हो तो वह पृथ्वी पर ही रहेगा, किंतु इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। तो यह गुरुत्व बल के कारण ही गैसों के उपस्थिति होती है और वायुमंडल में सही कंडीशंस तैयार होने से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए, दिन रात के छोटे बड़े होने की घटना का वर्णन करें। तो यहाँ पे दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है, इस चीज़ को समझाना है आपको चित्र के साथ। सबसे पहले इस ड्राइंग को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तारीख भी लिख लीजिएगा और उसके बाद में नीचे में दिए गए पैराज को लिख लीजिएगा। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर अंडाकार पथ से चक्कर लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का अक्ष कक्षतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहीं लंब रूप में तो कहीं तिर्यक रूप से पड़ती हैं। इस कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन और रात की लंबाई में अंतर दिखता है। ठीक है, तो कैसे कैसे कब कब हो रहा है उसको देखिए। निम्नलिखित रूप से पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई में ह्रास वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं। 21 जून
कर्क संक्रांति होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन होता क्या है, पृथ्वी अपने कक्ष पथ के ऐसे स्थान पर आ जाती है जहां उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसीलिए 21 जून को कर्क संक्रांति कहा जाता है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर सूर्य चमक रहा है। डायग्राम अगर चाहें आप तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आप, यह है 21 मार्च और 23 सितंबर। भारत में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इन दोनों दिन पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सब जगह दिन रात समान होता है, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। विषुव का अर्थ होता है समान दिन और रात, इसलिए 21 मार्च को महाविषुव और 23 सितंबर को शरदकालीन विषुव या जल विषुव कहा जाता है। नीचे आप डायग्राम देख पा रहे हैं बाएं साइड में, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। और साइड वाला जो डायग्राम है वह है 22 दिसंबर के लिए, मकर संक्रांति कहा जाता है उसे। 22 दिसंबर को क्या होता है, पृथ्वी अपने कक्ष के ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए डायग्राम, इसको भी बना लीजिएगा तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है अप्रचलित और प्रचलित शक्ति के बीच में अंतर बताएं। सबसे पहले आप बॉक्स बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा इस तरह से, एक साइड में प्रचलित शक्ति और दूसरे साइड में अप्रचलित शक्ति लिखिएगा। प्रचलित शक्ति का उपयोग बहुत प्राचीन समय से हो रहा है, अप्रचलित शक्ति का उपयोग कुछ दशक से हो रहा है। ये अनवीनीकरण संसाधन है, इनका नवीनीकरण संभव है, इनका भंडार सीमित है जो भविष्य में समाप्त हो सकता है। कौन, प्रचलित शक्ति। किंतु अप्रचलित शक्ति भविष्य में इनके विकास की संभावना बहुत ज़्यादा है, अपार है। 4th नंबर देखिएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है प्रदूषणकारी हैं, प्रचलित शक्ति, और इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता है अप्रचलित शक्ति में। और 5वां देख लीजिए उदाहरण, कोयला खनिज तेल हो गया प्रचलित शक्ति का उदाहरण, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ये सब हो गए अप्रचलित शक्ति के उदाहरण। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी देखकर लिख सकते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। संसाधन संरक्षण के संभव उपाय लिखें। संसाधन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, है कि नहीं। 2 नंबर, उपलब्ध संसाधनों को अपव्यय किए बिना समझदारी से उपयोग करने की ज़रूरत है। 3rd नंबर, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया जाना चाहिए। नंबर 4, किसानों को मिश्रित फसल की विधि, उर्वरक, कीटनाशक और फसल चक्र के उपयोग को भी सिखाया जाना चाहिए। 5 नंबर, वनों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर देखिए, वर्षा के जल का संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। 6 हो गया। 7 नंबर देखिए, सौर, जल और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन किए जाना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।